मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः एक लाजवाब ज्ञान से परिपूर्ण रोचक शैली में प्रस्तुत किया हुआ लेक्चर सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि आप ये लेक्चर सीरीज सुनेंगे तो आपको 70 से 80% अंक जरूर आवेंगे। इस बार भी भूगोल विषय से और चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। इससे मैं आपको लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें कि जब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको त्वरित इसकी जानकारी मिल जाए। साथ में यह भी ध्यान रखें कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा हास्य मजाक के शैली में पढ़ाऊंगा और इंटरेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। बीच बीच में मैं आपको प्रश्न भी पूछूंगा। शुरुआत करता हूं कि भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं, लगभग 100 से अधिक। ये ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में लगभग कितने खनिज मिलते हैं, 100, 150, 200, 250, तो आप 100 में टिक लगावेंगे। तो 100 से और कुछ तो ऐसे खनिज है जिसमें भारत नंबर 1 का स्थान रखता है, जैसे कि अब्रक है। तो इस तरह से कई कुछ ऐसे खनिज हैं जहां भारत सबसे शीर्ष पर, विश्व में सबसे अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में खनिज के संसाधन के बारे में जानकारी जुटाने का कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ZSE अथवा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भी एक अन्य एजेंसी है, वो भी इसकी जानकारी इकट्ठा करती है। और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं, जैसे कि रिलायंस भी तेल के खोज के लिए अलग अलग क्षेत्र में ये काम करती हैं कि कहां पर कच्चा तेल मिलता है। तो प्राइवेट कंपनियां भी, कुछ विदेशी कंपनियां भी खोज के लिए बुला ली जाती हैं। तो इस तरह से अब खनिज कहते किसको हैं आखिर? तो मैं आपसे एक प्रश्न यहीं पर पूछ रहा हूं कि भारत में खनिज से संबंधित खोज कौन करती है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोलना मत, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। चलिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? 100। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते। खनिज किसको कहते हैं? तो खनिज में एक निश्चित अनुपात का रासायनिक और भौतिक विशिष्टता से निर्मित जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनको हम लोग खनिज कहते हैं। अभी तक 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 30 के लगभग खनिज ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब तक कितने खनिज की खोज की जा चुकी है? तो 2000 से लगभग 2000 के आसपास। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? तो 30 खनिज के प्रकार में। तो खनिज के प्रकार में हम लोग मोटा मोटी पहले 2 प्रकार में इसको बांटते हैं। एक है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। धात्विक में पहला देखते हैं कि धात्विक खनिज में जिसमें आपको धातु का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क हुआ, तांबा हुआ, निकेल हुआ, मैग्नीज हुआ, इन सब को हम लोग धात्विक खनिज में लेते हैं। तो धात्विक खनिज में भी, उसमें भी हम लोग क्राइटेरिया बांट देते हैं कि लौह युक्त खनिज, जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है उसको हम लोग लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे आपको लौह अयस्क हुआ, मैग्नीज हुआ, निकेल हुआ, टंगस्टन हुआ, ये आपको उसके अंतर्गत आते हैं। अलौह युक्त खनिज नाम ही है अलौह युक्त खनिज। अ मीन्स ना हो और जिसमें लोहा का अंश ना हो। तो जिस धात्विक अंश में लोहे का अंश ना हो या बहुत कम, न्यून, नाम मात्र का हो, तो उसको हम लोग अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट, टीन, ये सब आपको आए। अधात्विक खनिज अब किसको कहते हैं? तो अधात्विक खनिज उसको कहते हैं कि इस खनिज में अधात्विक लगा हुआ है, जिसमें धातु नहीं हो। तो जैसे कि चूना पत्थर हुआ, अब्रक हुआ। अधात्विक खनिज को भी हम लोग 2 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। 2 भाग, एक है कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज उसको कहते हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म जैसे पृथ्वी में दबे प्राणी हुए, पेड़ हो गए, ये सब दब करके 1000, 1500, 2000, लाखों वर्ष के बाद
इस तरह के आपको बनते हैं, परिवर्तित होकर के बनते हैं, जैसे कोयला हुआ, कच्चा तेल हुआ, ये सब आपको आते हैं। उसी तरह से अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि कार्बनिक खनिज में जीवाश्म होते हैं, अकार्बनिक खनिज में जीवाश्म नहीं होते, जैसे अब्रक हुआ, ग्रेफाइट हुआ। अब एक और भी हम लोग देखते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है अथवा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में समान अंतर आप ये जाने कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होगा, चूंकि उसमें अ लगा हुआ है और एक में अ नहीं लगा हुआ है। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं और अधात्विक खनिज जानते हैं कि इनकी अपनी चमक नहीं के बराबर, इसमें इनकी अपनी चमक कम होती है या नहीं के बराबर होते हैं। इसके बाद धात्विक खनिज ये प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं और अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में मिलते हैं, जिसको अवसादी भी कहते हैं, लेयर के अंदर मिलते हैं। और आग्नेय होता है कि चट्टान में ही गुंठित रहेगा, उसमें मिला रहेगा। जैसे मान लीजिए झामा में लोहा मान लीजिए अंश मिला हुआ है, जैसे कि आप देखिएगा मिट्टी में ही कुछ अंश मिला हुआ है, या मान लीजिए कुछ ऐसा पत्थर जिसमें अंश मिला हुआ है, उसको हम अलग करते हैं। धात्विक खनिज को पीट पीट करके तार बना सकते हैं लंबा, जिसको डक्टाइल भी कहते हैं। और अधात्विक खनिज को पीट पीट करके तार नहीं बना सकते हैं। यदि उसको पीटिएगा और यदि उस पर आप प्रहार कीजिएगा तो वो चूर चूर होकर के विलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये धात्विक जैसे नहीं आप इसका तार बना सकते हैं। ये डक्टाइल नहीं होता है। अब हम लोग लौह और अलौह खनिज में अंतर के बारे में जानते हैं। तो जरा इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि किसको आप धातु के रूप में या किस तरह के खनिज को आप तार के रूप में बड़ा कर सकते हैं? तो धात्विक खनिज को। किस तरह के खनिज पदार्थ को यदि आप मान ले पीटिएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा? तो अधात्विक खनिज को। अब चलिए लौह और अलौह योग खनिज में क्या अंतर है। देखिए, जिस खनिज में लोहा का अंश हो लौह खनिज, जिस खनिज में लोहा का अंश न के बराबर हो या बहुत न्यून हो उसको अलौह खनिज कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बतलाया कि लौह खनिज में चले आइए, निकेल हुआ, टंगस्टन हुआ, मैग्नीज हुआ, और इसमें अलौह युक्त खनिज में चलेगा तो सोना हुआ, शीशा हुआ, अब्रक हुआ। लौह युक्त खनिज स्लेटी धूसर रंग का, मटमैला रंग का ये होगा, और अलौह युक्त खनिज के अनेक रंग होते हैं, जैसे सोना का रंग पीला होता है, चांदी का रंग श्वेत होता है, उजला होता है, इस तरह का। इसके बाद देखते हैं कि ये आमतौर पर लौह युक्त खनिज, जिसको हम लोग कहते हैं कि रवेदार चट्टान में पाया जाता है, अलौह युक्त खनिज सभी प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। अब खनिज की विशेषता क्या होती, विशेषता के बारे में जाने तो खनिज का वितरण सब जगह समान नहीं रहता है, असमान होता है। और दूसरा विशेषता है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, इस तरह के, या मान लीजिए कि इसकी जो आपके अयस्क होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलता है सोना, और समान किस्म के खनिज पदार्थ ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अब खनिज का वितरण, तो भारत में खनिज का वितरण असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूह में पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज का भंडार आइएगा तो कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टान में मिलती है। इसके बाद धारवाड़ समूह के चट्टान में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ यदि तांबा, शीशा, जस्ता लीजिएगा तो अरावली श्रेणी के चट्टान ये पर्वत में किया चट्टान में पाई जाती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम लीजिएगा तो ये विंध्याचल समूह के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के, इसमें अलग अलग टाइप के खनिज ये पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगला हम लोग देखते हैं तो अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय चट्टान में मिलते हैं, अर्थात कि जलोढ़ मिट्टी में आइएगा तो वहां नहीं मिलेगा। आप गंगा या जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ,
पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहां पर आप देखिएगा कि नहीं नहीं के बराबर मिलेगा। लेकिन फिर आप पहाड़ी बेल्ट में चले जाइएगा, पठारी क्षेत्र में चले जाइएगा, वहां मिलेगा। झारखंड में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएगा, कर्नाटक में चले जाएगा, वहां मिलेगा। तो वहां पर तो जलोढ़ मिट्टी में ऐसा होता है कि चूंकि मिट्टी का लेयर बहुत बड़ा रहता है, वहां पर मिलने की संभावना नहीं रहती है। अब आते हैं धात्विक खनिज, लोहा के बारे में, लौह अयस्क के बारे में जानते हैं। तो लौह अयस्क में आपको मैग्नीज, क्रोमाइट, निकेल, ये सब आपको धात्विक खनिज में आते हैं। तो लौह अयस्क में इसको, लौह अयस्क को आधुनिक सभ्यता का रीढ़ भी कहते हैं। किसको? सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, जल्दी बोल, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसको कहते हैं? तो लौह अयस्क को। हाँ बोलना मत, मारूंगा 10, गिनूंगा 1। हाँ जल्दी जवाब दे, शाबाश शाबाश शाबाश। लौह अयस्क, ठीक है। यह उद्योग की जननी है। किसको उद्योग की जननी भी कहते हैं? तो लौह अयस्क को कहते हैं। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि अयस्क के रूप में मिलता है, जिसको आयरन ओर भी कहते हैं। और आयरन ओर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, इन सब के रूप में यह आपको मिलता है। भारत में लौह भंडार लगभग 1.4 भाग पूरे विश्व का है। कितना? 1.4 भाग लगभग। और भारत में लौह अयस्क जितना प्राप्त होते हैं उसका 96%, 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में चले आएगा, तो वहां पर आपको मिलेगा। जैसे भारत में 1/4 लोहा का उत्पादन सिर्फ कर्नाटक स्टेट करता है, कर्नाटक राज्य, जहां आपका बाबू बुदन, इसके बाद कालाहांडी, ये सब आपको कर्नाटक में ही है। इसके बाद चलिए, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है जो दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। आपकी किताब के अनुसार बतला रहा हूं, कभी कभी कंपटीशन से तैयारी करने वाली किताब कुछ दूसरा भी देती है। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क आपके पुस्तक के अनुसार कर्नाटक में मिलती है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, जो देश का लगभग 20% लौह का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़ ये सब आता है, और सरगुजा ये सब महत्वपूर्ण जिला है जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और फिर यहां से अधिकांश को विशाखापट्टनम बंदरगाह में भेज करके, और वहां विशाखापट्टनम बंदरगाह से फिर इसको जापान के लिए निर्यात किया जाता है। जापान बहुत बड़ा आयातक है। उड़ीसा में लगभग 19% तक लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। मयूरभंज इसका बहुत बड़ा भंडार है वहां पर लौह अयस्क का। झारखंड 5वां बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है। तो इस तरह से कर्नाटक नंबर 1 पर, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर, ये आपने देखा। तो उड़ीसा इसमें, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्नाटक नंबर 1 पर, छत्तीसगढ़ 2 पर। ये आमतौर पर 1-2 को याद रखेगा। मैग्नीज अयस्क में आप आए तो मैग्नीज अयस्क में भारत का स्थान विश्व में 3रा है। इसका उपयोग क्या होता है? जो मैग्नीज का उपयोग हम लोग करते हैं कि जंग रोधी इस्पात को बनाने में, या इसको बनाने में हम उपयोग करते हैं। शुष्क बैटरी बनाने में भी उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में भी उपयोग करते हैं, इसके बाद चमड़ा उद्योग में करते हैं, माचिस उद्योग में करते हैं, पेंट उद्योग में करते हैं, कीटनाशक दवाओं को बनाने में करते हैं। इन सब का मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो लोहा में किस चीज को यदि हम मिलावेंगे तो जंगरोधी बन जाएगा? जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, जल्दी बोल, मारूंगा 10, गिनूंगा 1। बोलता है कि नहीं? हाँ मैग्नीज, बिल्कुल सही जवाब। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो 1 टन इस्पात बनाने में, यदि 1 टन इस्पात बनावेंगे तो हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करना पड़ता है लोहा के साथ। तो कितना? 1 टन में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करना पड़ता है। कितना? 10 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब। चलो, इसके बाद भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है, और विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में संचित भंडार के रूप में दूसरा स्थान इसका आता है। और संचित भंडार विश्व में लगभग भारत के पास 20% के आसपास है। अब भारत में उत्पादक, मैग्नीज का उत्पादक अच्छा स्थिति में है, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे है। 37% तक अकेला मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा ही कर देता है। कितना? तो भारत में सबसे नंबर 1 पर उड़ीसा है, 37% तक उत्पादन यही कर देता है। इसके बाद देखिए कि मैग्नीज की मुख्य खदान जो है सुंदरगढ़ है, कालाहांडी है, रायगढ़ है, क्योंझर है। महाराष्ट्र भी
25% तक, लगभग एक चौथाई मैग्नीज का उत्पादन कर देता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में उच्च कोटि का मैग्नीज मिलता है, हाई क्वालिटी का। अब धात्विक खनिज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो धात्विक खनिज बॉक्साइट लीजिए। बॉक्साइट यह एक, कहते हैं कि धात्विक खनिज में अब हम लोग अलौह धात्विक खनिज के बारे में जानते हैं, जिसमें लोहा का अंश नहीं है। तो बॉक्साइट के बारे में जानिए, यह एक अलौह धातु का निक्षेप कह सकते हैं, जमात ही है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि हम इसमें आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। इसका उपयोग वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण बनाने में, सफेद सीमेंट बनाने में इसमें करते हैं। सीमेंट कहते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण डाल दीजिएगा तो सीमेंट धीरे धीरे उसी से जमता है। जैसे धीरे धीरे आप सीमेंट में पानी डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा तो जम करके कड़ा हो जाता है। वही बॉक्साइट चूर्ण के ही कारण और एल्युमिनियम चूर्ण के कारण। बॉक्साइट भारत में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उड़ीसा भारत का 42% तक बॉक्साइट का उत्पादन कर देता है। कौन? उड़ीसा। मैग्नीज में भी नंबर 1 पर उड़ीसा, बॉक्साइट में भी नंबर 1 पर उड़ीसा। और जबकि अभी आपसे हमने आपको बतलाया है लौ एस के मामले में कर्नाटक, आपके पुस्तक के अनुसार। अब चलिए, उड़ीसा में 42% तक के आसपास बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, ये सब एक ऐसा जगह है जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब गुजरात में आइए तो 17.35% तक बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो गुजरात को दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तांबा भी एक अति उपयोगी अलौह धातु है और इसमें यह बिजली का बहुत अच्छा संचालक होता है। इससे बिजली उपकरण बनाते हैं। तांबा का तार देखिएगा तो उसमें आपको कार्बन नहीं जमेगा, बिजली सुचारू रूप से चलती है। इसलिए देखिएगा तांबा का ही तार का इस्तेमाल करते हैं। लोहे के भी तार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कार्बन लग जाता है, इसलिए वो घटिया क्वालिटी का माना जाता है। तो इसमें बिजली उपकरण बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा के खनन और प्रगलन का कार्य करती है और झारखंड के पूर्व और पश्चिम सिंहभूम तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश ना हो अथवा बहुत नगण्य के बराबर हो, उसमें आते हैं अभ्रक। अभ्रक, भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नंबर 1 का देश है अभ्रक में। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा एक अलग भी आर्टिफिशियल चीज आ गया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनने लगा है, जिसके कारण अब इसका उपयोग थोड़ा कम होने लगा है। अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में भी करते थे और अभ्रक के मामले में भारत नंबर 1 पर है। और इसमें भी बिहार और झारखंड में 80% तक अभ्रक पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का अभ्रक का बहुत बड़ा आयातक देश है। और अब आते हैं जो खनिज का आर्थिक महत्व क्या है और खनिज का संरक्षण कैसे करें, तो इसके बारे में ये आपको लॉन्ग आंसर्स में इसको पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो देखिए, खनिज का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। जिस देश के पास आप देखिएगा कच्चा तेल है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आप देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, इन सब के देश के पास कच्चा तेल अधिक होने के कारण इन सब की आर्थिक स्थिति उसी पर टिकी हुई है। अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इन सब के पास खनिज की अच्छी मात्रा है, तो वहां पर भी स्थिति अच्छी है। तो खनिज भारत में भी वैसे संतुलित खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिज, जिस देश के पास जितना अधिक मात्रा में खनिज है, वो देश उतना ही स्वस्थ स्थिति में होता है अपने आर्थिक विकास के मामले में। लेकिन यहां पर खनिज का संरक्षण भी आवश्यक है। यदि हम अनावश्यक रूप से खनिज का दोहन करेंगे तो खनिज तुरंत नहीं बनता है, खनिज तुरंत नहीं तैयार होता है और खनिज समाप्त होने वाले भी। इसलिए खनिज का वैकल्पिक भी हम लोग को सोचना होगा। जैसे ऊर्जा के साधन के रूप में कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हमको सौर ऊर्जा की तरफ चलना पड़ेगा, वहां पर हमको अन्य ऊर्जा की तरफ चलना पड़ेगा। इस तरह से खनिज का संरक्षण भी आवश्यक है। अब मैं सुनील जी कांटी बिहारी अब आपसे यहीं पर इजाजत लूंगा, लेकिन पुनः मैं आपसे तेजी से प्रश्न पूछता हूं। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला, जल्दी बोल सुनील जी कांटी पूछ रहा है। चलो, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब। अब जरा बोलो, सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब आपने जवाब दिया। तो इस तरह से मैं आपको बीच बीच में प्रश्न में पूछता रहूंगा। और भाई सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे यहीं विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगा।
और जय बिहार, जय भारत,